देश में फिर एक बार एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी भी दे दी है और सोमवार को इस बिल को सदन में पेश भी किया जाएगा। इससे पहले सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव को लेकर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने इस पर विचार रखा था। आखिर क्या है एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव? पहले कब उठा था यह मुद्दा? क्या पहले कभी एक साथ देश में चुनाव हुए हैं? आखिरकार कैसे पारित होगा ये प्रस्ताव? इस पर चुनाव आयोग का क्या रुख है? एक साथ चुनाव पर अभी क्या हुआ और कोविंद समिति की सिफारिशें क्या हैं? साथ ही इस बिल पर सरकार और विपक्ष की क्या राय है? इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। दरअसल इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं, या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद या जब सरकार किसी कारण से भंग हो जाती है। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है। उसी के हिसाब से उस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होता है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक देश एक चुनाव के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया था। तब से अब तक कई मौके पर भाजपा की ओर से एक देश एक चुनाव की बात कही जाती रही है। दरअसल एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि आयोग के एक मसौदा रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। उस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को गिनाया गया था। आयोग का कहना था कि 2014 में लोकसभा चुनाव का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव का खर्च लगभग समान रहा है। वहीं साथ साथ चुनाव होने पर यह खर्च 50-50 के अनुपात में बढ़ जाएगा। सरकार को सौंपी अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा था कि साल 1967 के बाद एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई। आयोग का कहना था कि आज़ादी के शुरुआती सालों में देश में एक पार्टी का राज था और क्षेत्रीय दल कमजोर थे। धीरे धीरे अन्य दल मजबूत हुए और कई राज्यों की सत्ता में आए। वहीं संविधान की धारा 356 के प्रयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को बाधित किया। अब देश की राजनीति में बदलाव आ चुका है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की संख्या काफी बढ़ी है और वहीं कई राज्यों में इनकी सरकार भी है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब देश में एक साथ चुनाव कराने का जिक्र हो रहा है। इसके पहले भी देश में एक साथ चुनाव हो चुके हैं। आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951, 1952 में चुनाव हुए थे। तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे। इसके बाद 1957, 62 और 67 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए। 1968, 1969 के बाद यह सिलसिला टूट सा गया क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित एक वेबिनार में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.के. सिकरी ने कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव नई धारणा नहीं है। आजाद भारत के पहले 4 आम चुनाव ऐसे ही हुए थे। जस्टिस सिकरी कहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया में बदलाव 1960 से तब शुरू हुआ जब गैर कांग्रेस पार्टियों ने राज्य स्तर पर सरकारें बनाना शुरू किया। इसमें यूपी, बंगाल, पंजाब, हरियाणा शामिल थे। इसके बाद 1969 में कांग्रेस का बंटवारा और 1971 युद्ध के बाद मध्यावधि चुनाव हुए और इसके बाद विधानसभा चुनाव की तारीखें कभी आम चुनाव से नहीं मिली और अलग अलग चुनाव शुरू हो गया। इसी वेबिनार में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पराग पी त्रिपाठी ने कहा था कि चुनाव लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं और लोकतंत्र शासन का जरिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की धारणा 1952 से 1967 तक चली। राज्यों की संप्रभुता और पहचान अलग अलग चुनाव से मजबूत हुई। देश के अर्ध एवं सहकारी संघवाद के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या एक साथ चुनाव संभव है? अगर ये संभव है भी तो इसे कैसे पारित किया जाएगा? इस विषय पर राज्यसभा के पूर्व महासचिव
देश दीपक शर्मा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में एक प्रक्रिया करनी होगी जिसमें संविधान संशोधन और राज्यों का अनुमोदन भी शामिल है। संसद में पहले इस विधेयक को पारित कराना होगा। एक अड़चन बताई जाती है कि इसे लागू करने से पहले विधानसभाओं को भंग करना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जब राज्यसभा का गठन हुआ था और उसमें बहुत से सदस्य आए थे तो सवाल उठा था कि उनका एक तिहाई करने इन्हें रिटायर कैसे किया जाए। इसमें जरूरी नहीं है कि उनका कार्यकाल घटाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिन राज्यों का समय पूरा नहीं हुआ है उनको अतिरिक्त समय दे दिया जाए। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि राज्यों की विधानसभा भंग कैसे होगी। इसके दो जवाब हैं। पहला कि केंद्र राष्ट्रपति के जरिए राज्य में अनुच्छेद 356 लगाए। दूसरा यह है कि खुद संबंधित राज्यों की सरकारें ऐसा करने के लिए कहें। लेकिन सबसे जरूरी है कि इस विषय पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया समझने की, क्योंकि चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होती है। ऐसे में देश में चल रहे इस बहस में चुनाव आयोग ने क्या कहा उसे भी आपको जानना जरूरी है। चुनाव आयोग ने कई बार कहा है कि वह एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव को करा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक एक ही समय में संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने का विषय चुनाव आयोग के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे व्यवधान शामिल हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो विधायकों को तय करना है। उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से अगर ऐसा किया जाता है तो हमने अपनी स्थिति सरकार को बता दी है कि प्रशासनिक रूप से आयोग इसे संभाल सकता है। फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो इस निर्णय के बाद एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है जो पूरे देश में एक साथ चुनावों का रास्ता तैयार करेगा। लेकिन अब सरकार इस बिल को लेकर हरकत में है और संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है। बता दें कि अभी मिली जानकारी के हिसाब से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार यानी कि 16 दिसंबर को एक देश एक चुनाव बिल को संसद में पेश करेंगे। आपको बता दें कि 18 सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव को लेकर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों वाली अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार के अनुसार समिति के गठन के बाद से हितकारों, विशेषज्ञों और 191 दिनों के शोध कार्य के साथ व्यापक परामर्श के बाद रिपोर्ट को तैयार किया गया। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्र एक चुनाव पहल पर आम सहमति बनानी चाहिए। यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि राष्ट्र के हित में है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक गेम चेंजर साबित होगा। यह मेरी राय नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है जो मानते हैं कि इसके लागू होने के बाद देश की जीडीपी 1 से 1.5% बढ़ जाएगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक साथ चुनाव की सिफारिशों को 2 चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव यानी कि पंचायत और नगर पालिका किए जाएंगे। इसके तहत सभी चुनाव के लिए समान मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाएगी। वहीं एक कार्यान्वयन समूह का भी गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष कोविंद ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कहा था कि ये पहला मौका नहीं है जब देश में इस पर चर्चा हो रही है और एक साथ चुनाव कराने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए हैं। 1999 में विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट में 5 वर्षों में एक लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव का सुझाव दिया गया था। 2015 में संसदीय समिति की 19वीं रिपोर्ट में 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के तरीके सुझाए गए। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों से व्यापक परामर्श किया। रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध है। आप दिए गए लिंक पर जाकर के पूरा डाटा देख सकते हैं। व्यापक फीडबैक से पता चला है कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए व्यापक समर्थन है। इतने बड़े लोकतंत्र में कैसे लागू होगा एक देश एक चुनाव, इसे भी समझते हैं। कुछ अधिकारियों के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। इनमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, विधानसभा मंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने से संबंधित अनुच्छेद 356 शामिल है। इसके साथ ही संविधान की संघीय विशेषता को ध्यान में सभी दलों की सहमति जरूर होगी। वहीं यह भी अनिवार्य है कि सभी राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त की जाए।
बता दें कि एक देश एक चुनाव भाजपा के चुनावी एजेंडे में शामिल रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए केंद्र में अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान इस विधेयक को पेश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक बाद कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आई थी। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी से एक साथ चुनाव कराने के कानून के लिए एकजुट होने का अनुरोध भी किया था। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि संसद परिपक्व है और चर्चा होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, विकास हुआ है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा है कि लोकतंत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव काम नहीं कर सकता और कांग्रेस इसके साथ नहीं है। खरगे का तर्क है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र जीवित रहे तो हमें जब भी आवश्यकता हो चुनाव कराने की जरूरत है, लेकिन अब इस बिल को संसद में पेश करने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। सोमवार को सरकार एक देश एक चुनाव विधेयक को सदन में पेश कर सकती है। बिल पेश करने के दौरान सदन में हंगामा होने के काफी आसार हैं। ऐसे में संसद के दोनों सदन में इस बिल को पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल एक देश एक चुनाव पर आपकी क्या राय है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।